अच्छा जी, चलो वर्किंग कैपिटल साइकिल की बात करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग वर्किंग कैपिटल साइकिल को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है उसमें हमने एक चीज़ जो पढ़ी थी ना, वो पढ़ी थी डेटर डेज। हमने पहली चीज़ पढ़ी थी डेटर डेज। लेट से आपके पास दो कंपनीज हैं, ए और कंपनी बी। ए के डेटर डेज जो है ना वो 10 डेज है, और बी जो है उसके डेटर डेज जो है वो लेट से 35 डेज है। इसका मतलब ये हो गया कि ए कंपनी अगर कोई चीज़ बेचती है तो उसके कस्टमर्स उसको तकरीबन 10 दिन में पैसे पे कर देते हैं, और बी कंपनी अगर कोई चीज़ बेचती है तो उसको उसके कस्टमर्स 35 दिनों बाद पैसे पे करते हैं। अब मान लो कि ये दोनों कंपनी जो है एक ही तरह का बिजनेस करती है, सेम तरह का बिजनेस करती है। यानी कि अगर एक इंस्टीट्यूट सीए का इंस्टीट्यूट है तो दूसरा इंस्टीट्यूट भी सीए का इंस्टीट्यूट है। हम जब दो कंपनीज को कंपेयर करते हैं तो जाहिर है हम सेम बिजनेस करने वाली कंपनीज को कंपेयर करेंगे। तो कहने का मकसद ये कि एक इंस्टीट्यूट में बच्चे 10 दिन में फीस पे कर देते हैं, दूसरे इंस्टीट्यूट में कोई एडमिशन लेता है तो वह एडमिशन के 35 दिन बाद पैसे पे करता है। डेटेड डेज का मतलब होता है आपकी जो चीज़ बिकी है उसके कितने दिनों बाद आपको पेमेंट रिसीव होती है। अब इसमें डिफरेंस क्यों हो सकता है, तो उसके लिए कुछ बातें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नंबर 1, ए ऑफर्स डिस्काउंट फॉर अर्ली पेमेंट। ए जो है वो अर्ली पेमेंट पर डिस्काउंट ऑफर करता है। ये बोलता है अपने कस्टमर्स को कि आप लेट से अगर 15 दिन के अंदर 12 दिन के अंदर फीस दे दोगे या पैसे दे दोगे, जो चीज़ खरीदी है अगर कोई और बिजनेस है, तो मैं आपको 10%, 20%, 25% ऑफ दूंगा। तो इससे क्या होता है, इससे आपकी कंपनी के डेटर डेज कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके कस्टमर्स आपको जल्दी से पैसे पे कर रहे होते हैं अगर उन्हें डिस्काउंट अवेल करना है। अच्छा, ये याद रखना कि हम जब भी रेशियोज को पढ़ेंगे ना तो हम ए मे हैव ऑफर्ड इस तरह से वर्ड लिखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि यही रीज़न हो। ये रीज़न हो सकता है कि ए अपने कस्टमर्स को जल्दी पैसे पे करने पर डिस्काउंट्स ऑफ़र करता है, और इसीलिए ए के कस्टमर्स उसको जल्दी पैसे पे कर देते हैं, और इसीलिए उसके डेटर डेज कम हैं। ठीक है। दूसरा रीज़न एक और लिख देते हैं, बीज क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट is inefficient in collection कंपनी का क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है जिसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो किसको उधार दे, और अगर वो किसी को उधार दे तो फिर वो ये इंश्योर करे कि पैसे वक्त पर कलेक्ट कर लिए जा रहे हैं। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि बी का जो क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट है वो इनएफिशिएंट है, सही काम नहीं कर रहा। अगर वो सही काम नहीं करेगा तो क्या होगा? अगर वो सही काम नहीं करेगा, मिसाल के तौर पे 20 दिन का उधार दिया है और वो कॉल कर कर फॉलो अप नहीं कर रहा, वो पूछ ही नहीं रहा कि भाई पैसे दे दो, पैसे दे दो, तो जो कस्टमर होगा वो तो और एडवांटेज लेगा ना। वो तो बोलेगा चलो मुझे पैसे नहीं मांगे जा रहे, आराम से देंगे।
तो कभी कभार अगर किसी कंपनी का क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट इनएफिशिएंट होता है, उसकी वजह से भी उसके डेटर डेज बढ़ सकते हैं। इसमें कंपनी की अपनी गलती है। गलती यह है कि वो फॉलो अप नहीं कर रही अपने क्रेडिट कस्टमर को पैसे पे करने के लिए। ठीक है। तीसरी बात जो हम लिख सकते हैं वो ये है, बी हैज इंटेंशनली B has intentionally devised a policy of leniency कह लो या lenient terms to encourage सेल्स ग्रोथ। यानी कि बी ने इंटेंशनली ऐसा हो सकता है, इंटेंशनली बी ने अपने कस्टमर्स को बोला हुआ हो कि आप आराम से जब सेटिस्फाई हो जाओ, जब आपको हमारी सर्विसेज पसंद आ जाएं, तब पैसे दे देना। ऐसा क्यों करती है कंपनीज? अपनी सेल्स को इनकरेज करने के लिए या सेल्स को ग्रो करने के लिए। क्योंकि अगर कहीं पे मुझे लीनियंट क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसीज मिल रही होंगी या कोई बोलेगा आराम से पैसे पे कर देना, आराम से आप प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो जाओ तो जाकर पैसे पे कर देना, तो मैं उधर फौरन तो पैसे नहीं पे करूँगा। पहले मैं प्रोडक्ट परचेज कर और उसको प्रोडक्ट को जो है वो अच्छे से इस्तेमाल करूँगा, यूज़ करूँगा, और फिर अगर सेटिस्फाइड हूँगा तो पैसे पे करूँगा। लेकिन अगर मैं सख्ती लगा दूँ, मेरा नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है, कस्टमर है नहीं, लेकिन मैं सख्ती लगा देता हूँ कि फ़ौरन पैसे पे करो, तो मेरी सेल्स को ग्रो करने के लिए मुझे कोई और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ठीक है। तो जनरली नई कंपनीज होती है ना, नई कंपनीज वो कोशिश करती हैं कि जो आपकी पॉलिसी हो ना वो लीनियंट हो, ताकि लोग आपसे ही चीज़ें खरीदें। ठीक है। तो ये 3 बातें आप डेटर डेज के बारे में लिख सकते हो। बहुत सारी और बातें भी हो सकती हैं। हाँ, बहुत सारी दूसरी बातें भी हो सकती हैं, लेकिन 2-3 पॉइंट अभी हम जनरल लिख लेते हैं कि भाई ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है। इसी तरह से फिर हम अपने अगली चीज़ पर आते हैं। अगली चीज़ थी हमारी क्रेडिटर डेज। क्रेडिटर डेज हमें क्या बताता था? हाँ, कि हम किसी को कब पे करते हैं। लेट्स से एक कंपनी है ए और बी कंपनी दूसरी कंपनी है। एक के क्रेडिटर डेज 5 दिन है, एक के क्रेडिटर डेज जो है ना वो 40 डेज है। मैं जब ए से चीज़ें खरीदता हूँ 5 दिन में उसको पेमेंट कर देता हूँ, बी से चीज़ें खरीदता हूँ तो 40 दिन बाद पे करता हूँ। अब ऊपर वाले पॉइंट्स को ही आप लिंक कर सकते हो, यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो ए होगा ना, जो ए होगा हो सकता है कि वो मुझे अर्ली पेमेंट पर क्या करता हो, डिस्काउंट ऑफर करता हो। अब अगर वो अर्ली पेमेंट पर डिस्काउंट ऑफर करेगा तो मैं उसको पैसे जल्दी दूंगा। अगर मेरे पास पैसे हैं और कोई बोल रहा है कि भाई 5 दिन या 10 दिन के अंदर पैसे दे दो तो हम आपको XYZ अमाउंट डिस्काउंट देंगे, तो मैं जल्दी से पैसे पे कर दूंगा, देर नहीं लगाऊंगा। क्रेडिट डेज कितने दिनों में मैं किसी को पैसे पे करता हूँ तो मैं जल्दी पेमेंट करूंगा। ठीक है। और क्या हो सकता है? बी की लीनियंट पॉलिसी हो। बी जो है उसने खुद ही ऐसी पॉलिसी बनाई हुई है कि हमें आराम से जाकर आप पैसे पे करना, ताकि उसकी सेल्स इनकरेज हो, उसके कस्टमर्स इंक्रीज हो।
तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं उसकी जो लीनियन पॉलिसी है उसका फ़ायदा उठा रहा हूँ और उसको आराम से पेमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह की बात लिख सकते हो। मैं एक एक दो दो तीन तीन पॉइंट हर चीज़ के डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन फिर जब हम क्वेश्चंस करेंगे स्पेसिफिकली तो हम देख लेंगे कि इसको मज़ीद किस तरह से देखना है। अच्छा, उसके बाद फिर एक और चीज़ पढ़ी थी, स्टॉक डेज। स्टॉक डेज क्या थे? कितने दिनों में मेरा स्टॉक सेल होता है। ठीक है, अब इसको यूं समझ लेते हैं कि एक इंडस्ट्री है जो लग्जरी कार्स बनाती है और एक इंडस्ट्री है जो नेसेसिटी बनाती है। फॉर एग्जाम्पल कोई फूड आइटम जो कि पेरिशेबल होता है, ठीक है, जो फूड आइटम होगा, पेरिशेबल आइटम होगा, जो नेसेसिटी होगी, उसके स्टॉक डेज आम तौर पर कम होंगे। ऐसे एग्जाम्पल लिख लो 2 डेज। क्यों? क्योंकि वो जिस तरह से मैंने डॉन ब्रेड की एग्जाम्पल दी थी कि उन्होंने इन्वेंट्री बनाई और उसी वक्त बेच दी, क्योंकि इसमें ख़राब होने का डर है। और जब वो जनरल स्टोर पर आती है तो हम भी ताज़ी ब्रेड परचेज करते हैं, हम 2-4 दिन पुरानी वाली परचेज करते ही नहीं हैं। तो जो पेरिशेबल आइटम्स होते हैं जनरली उनके स्टॉक डेज जो होते हैं वो कम होते हैं। इसके अगेंस्ट अगर कोई लग्जरी है, मिसाल के तौर पर फोर्ड्स है, BMW है, इस तरह की गाड़ी है, तो अगर फोर्ड्स या BMW की गाड़ी का कोई शोरूम होगा तो ऐसा थोड़ी होगा कि आते जाते तुम गए शोरूम, हाँ भाई एक गाड़ी दे दो। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, बल्कि उनकी जो सेल्स है वो 15 दिन 20 दिन में शायद एक गाड़ी की हो, शायद और बहुत कोई महंगी गाड़ी हो, 70-80 लाख 90 लाख वाली गाड़ी हो, तो 2 महीने में एक गाड़ी बिक रही हो। इसका मतलब जो लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं उसके स्टॉक डेज, लेट से यूं ही एग्जांपल ले लो 60 डेज है। क्योंकि लग्जरी प्रोडक्ट जो है उसकी रोलिंग स्लो होती है। हाँ, वो एक गाड़ी बिकेगी तो वो करोड़ों डबरोटियां जितना कमा लेगा, लेकिन इन इटसेल्फ वो बिकेगी कम। सही है। अच्छा, इसी तरह से एक ही इंडस्ट्री की बात करें, फॉर एग्जाम्पल हम लेट से स्टॉक डेज की बात करते हैं क्लोथ्स के केस में, कपड़ों के केस में। ठीक है ना, जो आपके कपड़े हैं क्या थ्रू आउट द ईयर उसका स्टॉक डेज सेम रहेगा? सीजन पर डिपेंड करता है। देखो, अगर लेट से ईद है, अगर कोई और फेस्टिवल है, ठीक है, तो उस वक्त क्या होगा कि कपड़े बेचने वाली जो कंपनीज हैं उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड या टाइम जोन के लिए उनके स्टॉक डेज कम हो जाएंगे। या अगर उन्होंने कोई सेल लगाई है सेल लगाई है, कोई डिस्काउंट है, इस केस में स्टॉक डेज कम होंगे, क्योंकि चीजें जल्दी जल्दी बिक रही होंगी ना। लेकिन अगर अदर देन दिस हो तो जनरली क्या होगा, स्टॉक डे कंपैरेटिवली ज्यादा होंगे। अगर नॉर्मल हालात में एक महीने में लेट से 100 कपड़े बिकते हैं, आप सेल लगा दो या ईद हो या कोई और फेस्टिवल हो, तो एक महीने में शायद 200 300 या 400 चीजें बिक रही होंगी। तो इसका मतलब एक ही इंडस्ट्री के स्टॉक डे भी चेंज हो सकते हैं सीजन की वजह से। ठीक है, और इससे हमें ये भी समझ आना चाहिए कि अगर लेट से कोई सवाल आपको ये बोलता है कि यार एक इंडस्ट्री, एक क्लोथ्स बनाने वाली कंपनी और वो आपसे रिकमेंडेशन मांग रही है, आपसे पूछ रही है कि उसके स्टॉक डेज लेट से 60 हैं,
ये इस स्टॉक डेज को कैसे रिड्यूस करे, क्या रिकमेंडेशन दोगे उसको? अगर एक सिनेरियो आया, बोलता है स्टॉक डेज 60 है एक कंपनी के, वो कंपनी पूछ रही है इस स्टॉक डेज को रिड्यूस करना चाह रहा हूँ, कैसे होंगे रिड्यूस? किस चीज़ की कंपनी? कपड़े बनाने वाली कंपनी है। सीजन के हिसाब से उसको बोलूँगा सर्दियाँ ले आओ, सेल लगाए, डिस्काउंट दे दे भाई। अगर मिसाल के तौर पर एक कंपनी है, कपड़े बनाए हुए उसने, और उसके पास उसके स्टॉक डेज 60 हैं, यानी कि बिक नहीं रहे, बहुत स्लो स्लो बिक रहे हैं, तो अगर वो सेल लगा दे तो उसके स्टॉक डेज क्या होंगे? वो रिड्यूस हो जाएंगे ना, जल्दी बिक जाएंगी ना चीज़ें, प्रॉफिट कम होगा। वो डिसएडवांटेज तो एक अलग बात, डिसएडवांटेज बिल्कुल होगा, लेकिन अभी सिर्फ उसने ये पूछा था कि स्टॉक डेज कम करने के लिए क्या रिकमेंडेशन होगी। सही है, तो ये हो सकती है, ठीक है ना, ये एक रिकमेंडेशन आपकी स्टॉक डेज कम करने के लिए हो सकती है। सही है। अच्छा, लास्ट क्लास में जो नहीं आए थे या जिनके पास हैंड आउट नहीं था, बताओ मुझे, मैं हैंड आउट्स दे दूँ। ये ज़रा काइंडली पीछे पास कर दूँ, आ जाओ तुम। हाँ, डिपेंड करता है इंडस्ट्री पर और सिचुएशन पर। हम परफेक्टली ऐसा नहीं कह सकते कि क्या ज़्यादा होगा क्या कम होगा, ना ही सवाल आपसे कुछ ऐसी स्पेसिफिक बात करेगा। सही है, जनरल बात करेगा वो सवाल भी। अच्छा देखो, अब इस हैंडआउट में हमने लिक्विडिटी रेशियोज की, आपके पास पेज नंबर 1 पर हेडिंग आ रही होगी, वो कवर किया है, और आपके पास उसके बाद वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी रेशियोज में डेटर टर्नओवर, क्रेडिटर टर्नओवर और इन्वेंट्री टर्नओवर आ रहा होगा। ये 3 हमने कवर किए हैं। अच्छा, अगर तुम पेज नंबर 2 पर डेटर टर्नओवर पर आओगे ना, डेटर टर्नओवर पर आओगे तो उसका फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाई क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाइड बाई 365 डेज। एवरेज डेटर्स कैसे आएगा? ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर ऐड कर 2 से डिवाइड, और ये दिनों में आ जाएगा, डेज आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 30 डेज, तो इस 30 डेज का क्या मतलब होगा? 30 डेज का ये मतलब होगा कि ऑन एन एवरेज मेरे डेटर्स मुझे कितने दिनों में पेमेंट करते हैं, यानी कि सेल और रिसिप्ट्स, सेल और रिसिप्ट्स जो होती है ना, उसमें 30 दिन का फर्क होता है, ठीक है। अच्छा, आगे एक और चीज लिखी हुई है, और क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स इनटू टाइम। अब जरा इसको हम समझ लेते हैं, एक फॉर्मूला हम समझ लेते हैं। देखो इधर जरा गौर से देखना, इधर जरा गौर से देखना, बोर्ड पर जरा गौर से देखना। लेट्स से एक कंपनी है, उस कंपनी की पूरे साल की जो सेल है ना 360 रुपीज की, 720 रुपीज की है। एक कंपनी है, उसकी पूरे साल की जो सेल है 720 रुपए, और एज्यूम कर लो कि जो डेज है ना 360 है, और सेल इवनली अकर होती है, सेल इवनली अकर होती है। इवनली अकर होने का क्या मतलब है? हाँ, इवनली अकर होने का मतलब यह कि अगर साल में 360 दिन है और 720 रुपए की पूरे साल में सेल होती है, तो डेली जो सेल्स होती है ना, वो होती है ₹2 पर डे। 720 रुपए पूरे साल के, साल में 360 डेज, तो एक दिन में ₹2। सेल के इवनली अकर होने का मतलब होता है रोज एक बराबर सेल हो। ये समझ गए?
नहीं समझे? पूरे साल की सेल्स कितनी है और पूरे साल में दिन कितने हैं? तो एक दिन में कितनी सेल्स होगी? 720 डिवाइडेड बाई 360। अब समझ गए? अच्छी बात, ठीक है। एक दिन में 2 रुपए की सेल्स होगी। अच्छा, कंपनी की क्रेडिट पीरियड की एक पॉलिसी है। और वो है, मान लो 15 डेज। यानी कि कंपनी किसी को चीजें बेचती है ना, तो 15 दिन का उधार देती है। कंपनी किसी को अगर कोई चीज बेचती है तो 15 दिन का उधार देती है। अब आप लोगों ने बहुत सारे सवाल किए हैं अपने अकाउंट्स में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। जनरली कंपनी का ईयर एंड क्या होता है? 31 दिसंबर, है ना? अच्छा, हम सिंप्लिसिटी के लिए एज्यूम कर लें कि पूरे साल में 360 डेज हैं, यानी कि एक महीने में 30 डेज हैं। क्यों एज्यूम कर रहे हैं? सिंप्लिसिटी के लिए, चीज समझने के लिए, ठीक है। अब अगर आप 31 दिसंबर वाले दिन की बैलेंस शीट बनाओगे, बैलेंस शीट पता है ना सबको, दूसरा नाम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो उस पर रिसीवेबल आ रहा होगा। कितने रुपए का आ रहा होगा? रिसीवेबल क्या होता है? रिसीव करना। अच्छा देखो, मेरी बात यूं सुनो, 1 जनवरी को मैंने कितने रुपए की सेल्स करी होगी? 2 रुपए की। ये 2 रुपए मिले कब होंगे? 16 जनवरी को। 15 या 16 एक ही बात है ना, तकरीबन एज्यूम करना है 15 दिन। तो जिसको दूसरी जनवरी को चीजें बेची होंगी 2 रुपए की, ये पैसे कब मिले होंगे? 17 जनवरी को। 15 दिन बाद पैसे मिलते हैं ना। तीसरी जनवरी को जिसको सेल्स करी होगी उसने पैसे कब दिए होंगे? 18 को। चौथी को जिसको सेल्स करी होगी उसने पैसे कब दिए होंगे? 19 जनवरी। ऐसा ही है ना? ये समझ में आ रहा है ना? मैं जब 31 दिसंबर की अकाउंटिंग करूंगा या जब बैलेंस शीट बनाऊंगा तो रिसीवेबल कितने का होगा? 15 दिन का होगा और 30 रुपए का होगा। क्यों? क्योंकि पिछले 15 दिन वाले लोगों ने पैसे नहीं दिए होंगे। देखो, जिसको मैंने 16 दिसंबर को सेल्स करी वो 1 जनवरी को पैसे देगा। जिसको मैंने 16 दिसंबर को चीजें बेची वो मुझे पैसे कब देगा? 1 जनवरी को। इसका मतलब 31 दिसंबर वाले दिन, साल के आखिरी दिन, ये क्लोजिंग बैलेंस में आएगा, हाँ या नहीं? यार रिसीवेबल आएगा ना यार। 31 दिसंबर को जब तुम हिसाब किताब करोगे, रिसीवेबल का मतलब क्या है कि ये पैसे अगले कुछ दिनों में मुझे मिलने हैं। तो जिसको 16 तारीख को चीजें बेची हैं वो साल के बाद यानी कि 1 जनवरी को पैसे देगा। जिसको 17 तारीख को चीजें बेची हैं वो कब पैसे देगा? 2 जनवरी को। इसका मतलब मेरा जो रिसीवेबल होगा ना बैलेंस शीट पर, वो होगा 15 इंटू 2 यानी कि 30 रुपए। देखो, मैं 15 दिन का उधार देता हूं ना, तो हर वक्त 15 दिन मेरा बकाया अमाउंट रहता है। 16 दिन पुराना उधार क्लियर हो चुका होता है। ये कंपनी की पॉलिसी है। क्रेडिट पीरियड 15 दिन। और सिंपलिसिटी के लिए हमने एज्यूम किया कि साल में 360 डेज है। पूरे साल में 720 की सेल्स है, एक दिन में 2 रुपए की सेल्स हुई। 15 दिन का उधार हमेशा पेंडिंग रहता है।
तो जब मैं 31 दिसंबर की रात को अकाउंट्स बना रहा हूँगा तो उससे पिछले जो 15 दिन है लगभग वो 2 रुपए के हिसाब से 30 रुपए का अमाउंट रिसीवेबल होगा। ये बात समझे? आई कुछ समझ में? नहीं आई? हाँ, ये बात समझ में आ गई? रोज 2 रुपए की चीज बेचते हो। मुझे एक बात बताओ, देखो जिसको हमने 16 दिसंबर को चीजें बेची, 16 दिसंबर को तुमने एंट्री क्या पास की होगी? डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट कर दी एंट्री। अब जब ये पैसे देगा उस दिन कौन सी तारीख होगी? 1 जनवरी। यानी कि 1 जनवरी को मैं एंट्री क्या पास करूंगा? बैंक डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। लेकिन 1 जनवरी से पहले मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करूंगा, तब वो जो 16 दिसंबर वाले 2 रुपए हैं वो मेरा क्या होगा? रिसीवेबल होगा। होगा ना रिसीवेबल? पेंडिंग वही तो रिसीवेबल होता है। रिसीवेबल क्या होता है? रिसीवेबल का मतलब क्या है? करंट एसेट्स में आपके पास आपकी बैलेंस शीट में रिसीवेबल आ रहा होता है, उसका क्या मतलब होता है? कि ये रिसीव करना है, बेच चुके चीजें रिसीव करना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरा 30 रुपए का रिसीवेबल होगा किस दिन? जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा। बिलाल समझ गए ये बात? अच्छा, अब जरा गौर से देखना, इधर गौर से देखना। ये मेरी बैलेंस शीट पर रिसीवेबल्स का या डेटर्स का बैलेंस आ रहा होगा, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? अब जरा यहां देखो, सेल्स यानी कि कितना? 720 डिवाइडेड बाय 360। सबसे पहला स्टेप मैंने यही किया था ना, मैंने सेल्स को किससे डिवाइड किया था? 360 से। तो क्या आ गया था? एक दिन की सेल्स आ गई थी। और उसके बाद मैंने किससे मल्टीप्लाई किया था? अगर मुझे रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस चाहिए था, क्रेडिट पीरियड से। क्रेडिट पीरियड को हम डेटर डेज भी कहते हैं। मैंने 720 को 360 से डिवाइड किया तो मुझे ये पता चला एक दिन में 2 रुपए की चीजें बेचता हूं। मैंने क्रेडिट पीरियड या डेटर डेज यानी कि 15 से मल्टीप्लाई किया। ऐसा करने से मेरे पास आया क्या? डेटर्स का बैलेंस, जो कि 30 रुपए था। सही कह रहा हूं? अब तुम एक काम करो, ये जो डेटर डेज है ना, इसको उल्टे हाथ पर रहने दो, इज इक्वल्स टू डेटर्स। सेल्स उल्टे हाथ पर न्यूमरेटर में था, सीधे हाथ पर आएगा कहां आएगा? डिनोमिनेटर में। 360 उल्टे हाथ पर डिनोमिनेटर में था, सीधे हाथ पर आएगा कहां आएगा? न्यूमरेटर में। यही डेटर डेज का फॉर्मूला दिया हुआ, चेक करो। डेटर टर्नओवर या डेटर डेज इज इक्वल्स टू एवरेज डेटर्स, डेटर्स की वैल्यू डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 360। यहां पर 365 लिखा हुआ है, ठीक है? हाँ बोलो। क्रेडिट पीरियड क्या? एक ही बात है। क्रेडिट पीरियड का क्या मतलब है? कि कितने दिन का उधार देता हूं या कितने दिन बाद मेरे कस्टमर मुझे पैसे देते हैं। और डेटर डेज का क्या मतलब है? कितने दिन बाद मुझे मेरे कस्टमर्स पैसे देते हैं। एक ही चीज हो गई ना। सही है, ये बात समझे? तो देखो, ये इस तरह से फॉर्मूला डिराइव हुआ। अब तुम लोगों का ये सवाल हो सकता है कि सर फॉर्मूले में 365 यूज हुआ। सही है, क्यों 365 हुआ है? और 360 करना चाहिए या 365? हाँ, देखो जब आप यूके या यूएस, अंग्रेजी भी 2 तरह की होती है, पता है ना? कलर की स्पेलिंग जो है ये वाली है या ये वाली है? दोनों है। नीचे वाली ब्रिटिश है ना?
यार अमेरिकन हमेशा, अच्छा हाँ वो यू आर ऊपर लिखा, हाँ सही है, ऊपर वाली वो। अच्छा आप देखो, आप जब आगे ज़िंदगी में बढ़ोगे, आप अपने सीए के बाद आपकी पढ़ाई ख़त्म तो नहीं होगी, आप स्पेशलाइज करोगे, सीएफए करोगे, एफआरएम करोगे, आईसीएईडब्ल्यू करोगे या सीपीए करोगे। अगर ये मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम बस सीए कर लोगे तो वह हो गया सब कुछ, ऐसा नहीं है। जब तुम सीए कर लोगे उसका मतलब तुम अब कुछ तुम्हारी माशरे में इज्जत हो गई है। अभी तक तो इज्जत नहीं है, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर तुम लेट से अगर तुम लेट से कनाडा सेटल होते हो, एक मिसाल है, तो कनाडा का तुम्हें स्टेट, जिस स्टेट में सेटल हो गए उस स्टेट का पेपर देना होगा। अगर तुम ऑस्ट्रेलिया जाते हो तो वहाँ के लिए वहाँ के 1-2 पेपर्स देने होंगे। अगर तुम यूके जाते हो तो यूके में अगर तुम लेट से किसी वजह से आईसीएईडब्ल्यू करना है, उसका पेपर दोगे। अगर तुम यहीं रहते हो, अगर तुम यहीं रहते हो लेकिन तुम चाहते हो और तरक्की हो जल्दी से, तो तुम सीएफए करोगे, ठीक है। अब दो तरह की क्वालिफिकेशन होगी, कुछ यूके बेस्ड और कुछ यूएस बेस्ड, ठीक है। यहां पर कोई क्लास में ओ ए लेवल्स के बैकग्राउंड वाला है? वहां पर कितने डेज यूज होते थे रेशियोज में? अकाउंट्स पढ़ा है कभी ओ ए लेवल्स में? नहीं पढ़ा। यूके के बोर्ड्स में तुम्हें 365 नजर आएगा, यूएस में तुम्हें 360 नजर आएगा। दोनों असम्पशंस वैलिड है, सही है। सर आईकेप क्या फॉलो करता है? देखो हम जनरली क्या करते हैं, जनरली हम जो है वो यूके की क्वालिफिकेशंस को फॉलो करते हैं, लेकिन मसला ये है कि अगर तुम पास पेपर का ट्रेंड देखोगे, जो आईकेप में अपने सॉल्यूशंस बनाए और ट्रेंड है, कभी उसने यूके को फॉलो किया, कभी यूएसए को फॉलो किया। ऐसा लगता है शायद उसको अभी तक पता नहीं हम किसके साथ हैं। एंड में जहां पर रिक्वायरमेंट खत्म होगी ना, जहां पर सब खत्म हो जाएगा, कहानी खत्म हो गई, उसे बोल दिया रेशियोज कैलकुलेट करने, रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, उसके बाद एंड में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ आएगा, एज्यूम 360 डेज इन अ ईयर, एज्यूम 365 डेज इन अ ईयर। तो जो उस स्टेटमेंट में लिखा वो हो, आपने वही करना। अगर कुछ ना लिखा हुआ हो, अगर कुछ ना लिखा हुआ हो तो आप 365 यूज कर लो, लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा हुआ और किसी ने 360 यूज कर भी लिया तो कोई पेनल्टी नहीं है ऐसी। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट खराब है, सवाल का आंसर गलत, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। तो दोनों चीजें इस्तेमाल आपको पास पेपर में होती हुई नजर आएंगी। मिसाल के तौर पर देख लेते हैं इस हैंडआउट में, अगर कोई सवाल ऐसा जो अभी हम हैंडआउट डिस्कस कर रहे हैं ना, देखो इसकी भी कोई लॉजिक होगी ना, जाहिर सी बात है कि जो ये सारे 360 एज्यूम करने वाले दुनिया के लोग हैं वो शायद थोड़े से नजीबुल्लाह से ज़्यादा अक्लमंद है, तो उसकी कोई लॉजिक है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा इत्तेफाक से इस हैंडआउट के पास पेपर्स में कहीं पे भी ये डेज मेंशन नहीं है, ठीक है, कहीं पे भी ये डेज मेंशन नहीं है। नजीबुल्लाह अलग अलग अजम्पशंस होती हैं उस पर ये मॉडल। देखो वो इसलिए करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हुए वो इसलिए करते हैं ताकि आप जब अपनी मंथली फोरकास्टिंग या एस्टिमेशंस करते हो ना, तो हर महीने आप 30 दिन काउंट करो। उसकी कोई लॉजिक है उसकी। सिर्फ हम ये नहीं देखते कि प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, जब हम थ्योरेटिकली चीज़ें पढ़ रहे होते हैं तो हम कुछ और फैक्टर्स भी कंसिडर करते हैं, लेकिन वो अभी तुम्हारे एम्बिट से थोड़ा सा बाहर है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर मैंने डेटा डेज बताया। अच्छा देखो अगर डेटा डेज तुम्हारे पास, लेट से तुम्हारे पास डेटा डेज आते हैं 30 डेज, ठीक है। लेट से कर लेते हैं ना, सेल्स की वैल्यू दी हुई है 720, ठीक है, और डेज इन ईयर लिखे हुए हैं 360, ठीक है।
और डेटर्स का जो बैलेंस दिया हुआ है, डेटर्स का जो बैलेंस दिया हुआ है, डेटर्स का बैलेंस, रिसीवेबल का बैलेंस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 60। तो तुम डेटर डेज कैलकुलेट करोगे, कैसे आएगा? डेटर्स डिवाइडेड बाई सेल्स इनटू 360 कितना आता है? मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है? डेटर्स डिवाइडेड बाई सेल्स इनटू 360, 30 डेज आएगा, 30 डेज आएगा। देखो एक तो हम डेज में कैलकुलेशन करते हैं, ये क्लियर है। दूसरा कभी कभार हम लोग टाइम में कैलकुलेशन भी करते हैं। अगर 30 डेज है ना, अगर 30 डेज है, जनरली तो डेज ही कैलकुलेट करना आप, लेकिन अगर वो बोल दे कि डेटर टर्नओवर इन टाइम्स कैलकुलेट करो, अगर सवाल बोल दे डेटर टर्नओवर इन टाइम्स कैलकुलेट करो, तो दो तरीके हैं। टाइम्स में कैलकुलेशन के दो तरीके हैं। टाइम्स में कैलकुलेशन के दो तरीके क्या है? साल में कितने दिन होते हैं? 360। और आपका डेटर डेज कितना आ रहा है? 30। तो आप 360 को डेटर डेज से डिवाइड करो, कितना आता है? 12 आता है। एक तरीका ये, आई रिपीट, अगर वो बोले डेटर टर्नओवर इन टाइम्स कैलकुलेट करो, तो 360 क्या फॉर्मूला यूज किया? 360 डिवाइडेड बाई डेटर इन डेज। या दूसरा तरीका हैंडआउट में मेंशन है, क्या मेंशन है? क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर्स। क्रेडिट सेल्स कितनी है हमारी? 720। डेटर्स कितने हैं? 60। कितना आता है? तो सर ये क्या बताता है भाई? 30 डेज जो है, या डेटर डेज जो है, वो एक साल में कितनी बार आएंगे? 12 बार आएंगे। 30 दिन एक साल में कितनी बार आते हैं? 12 बार आते हैं, ठीक है। लेकिन इंटरप्रिटेशन के लिए चीज को समझने के लिए, या सवाल में कुछ नहीं लिखा हुआ, ऐसा नहीं लिखा हुआ डेटा टर्नओवर इन टाइम्स कैलकुलेट करो, तो क्या करोगे? डेज में कैलकुलेशन करोगे। तो किस में कैलकुलेशन करोगे? डेज में कैलकुलेशन करोगे। 12 मरतबा, हाँ, मतलब आपकी जो रोटेशन हो रही है ना, वो 12 बार हो रही है, ठीक है। लेकिन वैसे आप डेटर इन डेज कैलकुलेट करना, ये भी यहां पर मेंशन है, सही है। अच्छा, उसके बाद इसी तरह से क्रेडिटर टर्नओवर और स्टॉक टर्नओवर सेम होता है। इसके नीचे ये जो पॉइंट्स या बुलेट्स लिखे हुए हैं ना, जिसकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, जो नीले पीले स्कूल से पढ़ा है और उसको लगता है कि भाई वो आ लिखता है तो द की आवाज आती है, द लिखता है तो एन की आवाज आती है, तो वो ये रट्टा मान ले। लेकिन जिसकी अंग्रेजी अच्छी है, वो हरगिज रट्टा नहीं मारे, ताकि वो वहां पर ज्यादा मार्क्स ले सके। खुद लिखोगे ज्यादा मार्क्स आएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर एक बंदा मजबूर है कि भाई नहीं यार, अंग्रेजी पढ़ी ही नहीं है सही से, पता ही नहीं चलता अ और ध और अ और एन क्या होता है, तो वो एटलीस्ट इतना तो कर ले कि वो पेपर में कुछ लिख सके। तो ये जो भी पॉइंट्स है, जो बातें अभी तक एक्सप्लेन करी ना, वही चीजें इस पॉइंट में लिखी हुई है, क्योंकि आपको रेशो के सवाल में कमेंट्स लिखने होते हैं। अच्छा, फिर 8 पर क्या लिखा हुआ है? कैश ऑपरेटिंग साइकिल या वर्किंग कैपिटल साइकिल? इन्वेंटरी डे प्लस डेट, दोनों बैलेंस्ड है, ठीक है। कैश ऑपरेटिंग साइकिल, ये याद है ना आप लोगों को, ठीक है, कैश ऑपरेटिंग साइकिल। अच्छा, उसके बाद फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। अब अगली कैटेगरी आ रही है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में जो है, वो आपके पास एक ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, पढ़ा हुआ है? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पढ़ा है ना आपने, जीपी अपॉन सेल्स, और ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप है, मार्कअप भी मालूम है ना, मार्कअप भी मालूम है, सही है। अच्छा, नेट प्रॉफिट परसेंटेज, ये भी आता है ना, सही है। हाँ, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर, सही है, सब हो जाएगा। अच्छा, अब एक काम करो, आप लोग आगे वाले रेशियोज पर आज नहीं आते, बल्कि हम लोग आज जो है वो पास पेपर का एक क्वेश्चन करते हैं। देखो, 2 क्वेश्चंस हमें करने हैं, ठीक है ना। एक तो क्वेश्चन नंबर 1 हम अभी करते हैं,
एक क्वेश्चन नंबर 1 हम अभी करते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का होमवर्क होगा। पहले मैं ये मेंशन कर दूं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका कौन सा साल है? ऑटम 16। ये हमारा क्लास वर्क है, ठीक है। और आखिरी वाला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका है कौन सा भाई? मार्च 19, क्वेश्चन 3, यानी कि मार्च क्या हुआ? स्प्रिंग हुआ ना, ठीक है। यह आपका होमवर्क है। अच्छा जी, अब ये 2 क्वेश्चन जो है ये हमारा टारगेट है कि हम कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाओ। 10 मार्क्स का है ना 1, और 2 जो है वो 14 मार्क्स का है। हाँ, सारी चीज़ें इसमें मिक्स होकर आता है, मिक्स होकर आता है। ये एरिया लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि कितने वेटेज बताई थी। मैं अभी एग्जैक्ट आपको देख के भी बता देता हूँ, 10 नहीं ज़्यादा है, 15-20 मार्क्स का एरिया है, ठीक है। वो जो ग्रेड है ना इसकी वो अभी शेयर करता हूँ। अभी मैं, तुम लोग क्वेश्चन 1 कर रहे हो कि ना, इतनी देर में ये वीडियो भी भेज दूंगा और जो PDF फाइल है वो भी सेंड कर दूंगा और ग्रेड भी भेज देता हूँ ग्रुप पर, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, फॉलोइंग अमाउंट्स हैव बीन डिटरमाइंड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ हसन लिमिटेड 2014, 15 एंड 16, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेबल, इन्वेंट्री, कैश एट बैंक और ओवरड्राफ्ट। कैलकुलेट लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज में कौन से 2 रेशियोज आएंगे? करंट और क्विक रेशियो। एंड वर्किंग कैपिटल साइकिल फॉर 2015 एंड 16। वर्किंग कैपिटल साइकिल का क्या मतलब है कि हमें स्टॉक डेज भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे, डेटेड डेज भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे, क्रेडिट डेज भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे, एंड कमेंट ऑन द रिजल्ट्स ऑफ योर कैलकुलेशन, और अपने कैलकुलेशन के रिजल्ट्स पर कमेंट करना। कमेंट कैसे करेंगे सर? करंट रेशियो ज़्यादा है तो लिक्विड है, बहुत ज़्यादा है तो उसको अपने करंट एसेट्स को कम कर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करनी है। वर्किंग कैपिटल साइकिल पे कमेंट कैसे करेंगे? अगर डेटेड डेज बहुत ज़्यादा है तो देर से पैसा आ रहा है, अगर आपको जल्दी पैसा चाहिए तो आप डिस्काउंट ऑफर करो ताकि पैसा जल्दी आ जाए, इस तरह की बातें लिखेंगे, ठीक है। कमेंट ऑन द रिजल्ट्स ऑफ योर कैलकुलेशंस एज्यूमिंग दैट ऑल सेल्स एंड परचेजेस आर मेड ऑन क्रेडिट। ये जो ऑल सेल्स और एज्यूमिंग दैट ऑल सेल्स एंड परचेजेस आर मेड ऑन क्रेडिट लिखा है, ये क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि फॉर्मूले में हम सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट की परचेजेस और क्रेडिट की सेल्स की वैल्यू लेते हैं, याद है? कैश नहीं लेते क्योंकि वो डेटर से पर्टेन ही नहीं करती। कैश सेल्स तो क्या होती है, उसी वक्त पैसा आ जाता है, ठीक है। अरे यार ये रिकॉर्डिंग में